नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली मतलब वो न्याय व्यवस्था जिसमें अपराध साबित किए जाते हैं और अपराधों के लिए दंड दिए जाते हैं। तो इस तरह की प्रणाली जिसमें अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दंड व्यवस्था होती है, तो वो पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने फिल्मों में और टीवी में देखा होगा कि अक्सर जब कोई अपराध करता है तो पुलिस वहां पे आती है और वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधी को गिरफ्तार करते हैं। तो हमें केवल ये लगता है कि किसी व्यक्ति को दंड देना पुलिस का काम होता है, परंतु ऐसा नहीं होता। पूरी एक न्याय प्रक्रिया होती है जिसमें आरोपी व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार मिलता है और इसे हम निष्पक्ष सुनवाई कहते हैं। तो वो प्रक्रिया कैसे चलती है उसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आज मैं फिर आपको एक कहानी सुनाता हूं और कहानियां हम सभी को पसंद है। कहानी ध्यान से सुनिएगा, आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। कहानी सुनने के बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में उस कहानी को पढ़ने का प्रयास करिएगा। कहानी इस प्रकार से है। श्रीमती छिंदे की कहानी है ये, जो तैयार हो रही हैं, किसी मकान में रहती हैं और 1 घंटे से अपने गले का हार ढूंढ रही हैं और यहां पे मायूस होकर बैठी हैं। उन्हें गले का हार नहीं मिल रहा। इतने में उनके पतिदेव आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि हमें शादी में जाना है, तुम इतना समय क्यों लगा रही हो। तब वो उन्हें बताती है कि मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही और मुझे शक है कि वो सफाई करते हुए शांति ने चुरा रही। अब शांति कौन है? शांति उनके मकान में पिछले 3 साल से काम करती है और शक के बिना पर श्रीमती शिंदे बड़ी सख्ती से शांति के साथ पेश आती हैं और शांति बार बार यही कहती है कि मैडम मैंने चोरी नहीं की है, परंतु वो नहीं मानते हैं और श्री शिंदे उस पर चिल्लाते हैं और बड़ी सख्ती से पेश आकर उसकी तलाशी लेते हैं और तलाशी के दौरान उन्हें शांति के पास से एक लिफाफा मिलता है जिसमें 10,000 रुपए होते हैं। अब वो और चिल्लाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये पैसा शांति ने हार चुराकर बेचने के बाद हासिल किया है। वो बार बार कहती है कि मैंने और मेरे भाई ने पूरा साल मेहनत करके ये पैसे जोड़े हैं, हमने बैल खरीदना है। तो ऐसे करके कहानी आगे बढ़ती है और अब क्या होता है, मिस्टर शिंदे पुलिस थाने जाते हैं, वहां पर FIR लिखवाते हैं। FIR शब्द हमने पहले भी सुना था। वहां पे इंस्पेक्टर राव होते हैं, सब इंस्पेक्टर राव, वो FIR दर्ज कर लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर FIR दर्ज कर ली है और इसके बाद वो क्या करते हैं, राव घर आते हैं और वहां पर शांति से उसके बयान दर्ज करते हैं, उनकी उधर पत्नी के बयान दर्ज करते हैं और शांति को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अब शांति यहां पर भी चिल्ला रही है कि मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाएं, मैंने हार नहीं चुराया है, परंतु वो नहीं मानते हैं। और इतने में शांति का भाई सुशील आता है। वो इंस्पेक्टर साहब से विनती करता है कि हम बेकसूर हैं। तो इंस्पेक्टर साहब बताते हैं कि आप जमानत के आदेश ले आओ और जमानत के लिए लगभग 20,000 रुपए की रकम चाहिए होती है। तो वो कहते हैं कि मैं वकील की फीस कहां से लाऊंगा, मेरे पास मेरा जमानती कौन बनेगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और इतने में इंस्पेक्टर राव क्या करते हैं, सुशील को भी 2 दिन के लिए हवालात में रखते हैं, उन्हें पीटते हैं और गालियां देते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोग एक गिरोह चलाते हो, अपना इल्जाम कबूल कर लो। पर सुशील बार बार यही कहता है कि हम बेकसूर हैं, मैं और मेरी बहन बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। अब क्या होता है, पुलिस के पास रहते हैं वो। उसके बाद क्या होता है, 20,000 रुपए की जो जमानत चाहिए होती है वो भी शांति नहीं दे पाती। और यहां पर आप देखिए सलाखों के पीछे शांति ये सोच रही है कि मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई। हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा? मतलब जो पैसा 10,000 रुपया मिला था उसे भी जमा कर लिया जाता है। अब क्या हुआ, अब आप ध्यान दीजिएगा। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया और अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दी गई और उनसे कहा गया कि क्या आप अपने आप को बेकसूर साबित
करने के लिए कोई वकील करेंगे। अब यहां पर भी शांति वही कहती है कि हम गरीब हैं और मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं वकील का खर्चा उठा सकूं, तो वो मना कर देती है। यहां पर मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देती है। ध्यान दीजिएगा, यह संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और संविधान के ही अनुच्छेद 39A में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गरीबी की वजह से वकील का खर्चा नहीं उठा सकता तो उस व्यक्ति को वकील मुहैया करवाना राज्य की जिम्मेवारी है, मतलब सरकार की जिम्मेवारी है। तो यहां पर आप अपने मौलिक अधिकार को देख रहे होंगे कि जो मौलिक अधिकार संविधान ने हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते दे रखे हैं। अब होता क्या है, अदालत में कार्रवाई चलती है, शांति सारी बात अपने वकील को बताती है और अदालत में जिरह चलती है। जिरह मतलब आपसी बहस चलती है। और इसके बाद जब अधिवक्ता रॉय श्रीमती शिंदे से पूछती है, उनके पति से पूछती है कि क्या आपने शांति को पैसे चुराते हुए अपनी आंखों से देखा, तो वो मना करते हैं। वो सिर्फ शक के आधार पर शांति पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इन सारी दलीलों से अधिवक्ता राय ये साबित कर देती है कि वो जो 10,000 रुपया शांति के पास से मिला, उसका ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उसने हार चुराया और हार बेचा और उसके बाद वो रकम आई। तो इसका मतलब यहां पर एक न्याय मिलने की एक उम्मीद जागी है कि यह साबित हो रहा है कि हार शांति ने नहीं चुराया है। अब उधर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उधर मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, गिरोह का भांडाफोड़ किया है। यह गिरोह शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करता था और उनके पास से शिंदे का हार भी बरामद हो गया। इसका मतलब जो असली आरोपी था वो मिल गया। यह बात सुशील ने अपने वकील जो सरकार की तरफ से मुहैया करवाए गए अधिवक्ता कमला रॉय उनको बताई। उन्होंने इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में बुलाया और वहां पर यह साबित हो गया कि शिंदे का हार किन्हीं और लड़कों के पास, किसी और गिरोह के पास मिला और शांति बेकसूर है। अब अगर आप न्यायाधीश होते तो आप क्या करते? बिल्कुल सही, चोरी के इल्जाम से शांति को यहां पर भी बरी किया गया और जो 10,000 रुपया लिया था वो भी उसे लौटा दिया गया। और साथ में जज साहब ने यह भी कहा कि सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही की वजह से शांति को जेल जाना पड़ा, तो उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया। तो यह पूरी न्याय व्यवस्था चली, यहां पे कहानी खत्म हुई, हैप्पी एंडिंग हो गई, अंत में शांति निर्दोष पाई गई। पर इस पूरी व्यवस्था ने आपको क्या बताया कि ये जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है जिसमें किसी के अपराध साबित करना होता है या उसको दंड देना होता है, उसके लिए ये 4 व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। तो इनकी भूमिका के बारे में हम फिर विस्तार में पढ़ेंगे। अभी हम ये जानेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी या जो FIR, मिस्टर शिंदे को जब शांति पर शक हुआ तो वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने FIR लॉन्च की। तो वो FIR होती क्या है? क्या वो मैं, आप या कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है? तो FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू होती है। मतलब जब तक आप पुलिस के पास कोई FIR नहीं देंगे, वो FIR मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं जाएगी, तब तक वो कार्रवाई शुरू नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। और यह FIR मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। और इसमें क्या लिखना होता है? तारीख, समय, स्थान, पूरा ब्यौरा देना होता है। वारदात की मूल तथ्यों, घटनाओं का विवरण भी इसमें लिखा जाता है। और अगर अपराधी का पता हो तो उनका उल्लेख और गवाहों का उल्लेख भी इसमें करना होता है। और सबसे बड़ी बात, ये इसका एक खास फॉर्म होता है जो पुलिस के पास होता है, उस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत करवाए जाते हैं और उसकी एक नकल जिसने शिकायत की है उसको मुहैया करवाई जाती है। ये FIR की कॉपी लेना आपका कानूनी अधिकार होता है। तो ये पूरी FIR की आपने समझा किस तरह से होती है और FIR असल में होती क्या है, पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। तो
बाकी जो हमने 4 मुख्य लोगों के बारे में पहले पढ़ा, पुलिस, वकील, न्यायाधीश, बचाव पक्ष का वकील और सरकारी वकील, 4 मुख्य लोग, इनकी भूमिका के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो जितना हमने पढ़ा इसको अपनी पाठ्य पुस्तक में भी जरूर स्टडी करें और वर्कशीट को जरूर हल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।